बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, सरकार जल्द ही दो बड़े सरकारी बैंकों का आपस में विलय करा सकती है। बैंक ब्यूरो प्रमुख विनोद राय ने कहा है कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है, लेकिन उन्होंने फिलहाल बैंकों का नाम बताने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों बैंक मुंबई बेस्ड हैं। विनोद राय ने कहा कि बैंकों के विलय से पहले सरकार की प्राथमिकता बैंकिंग सिस्टम के बैड एसेट्स की सफाई की है। उन्होंने ये भी कहा कि मर्जर से पहले बैंकों को अपने बैलेंस शीट की सफाई करनी होगी। दरअसल बैंकिंग सेक्टर के कुल एनपीएस का 88% सरकारी बैंकों का है। विनोद राय ने कहा कि दोनों बैंकों के मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसमें छोटे और कमजोर बैंकों का विलय किया जाएगा। आपको बता दें कि एसबीआई के अलावा आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक मुंबई बेस्ड बड़े बैंक है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंचल। विनोद राय के बयान के बाद एक बार फिर से बैंकों के मर्जर की हलचलें जरूर तेज हो गई होंगी। क्या जानकारी है आपके पास कि किस बैंक का किसके साथ मर्जर होने की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए जब विनोद राय जी की तरफ से बयान आया है, मुंबई के दो बड़े बैंकों का मर्जर होता हुआ दिख सकता है। आपको याद होगा पहले एसबीआई के साथ ही किया गया। एसबीआई ने अपने 5 एसोसिएट बैंक्स का मर्जर किया खुद में। उसके बाद ये दूसरा बड़ा मूव आता हुआ दिख सकता है। और अगर आप देखिए प्रमुख 4 बैंक जो मुंबई बेस्ड हैं उसमें एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं। क्योंकि एसबीआई ऑलरेडी एक मर्जर कर चुका है तो बहुत कम उम्मीदें हैं एसबीआई का नाम फिर से आता हुआ दिखेगा। लेकिन यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दो प्रबल दावेदार दिखते हुए दिख सकते हैं। और इन चारों में सबसे छोटा बैंक जो आईडीबीआई बैंक है वो भी एक प्रबल कैंडिडेट बन के सामने आ सकता है। जो आंकलन अभी लगाया जा रहा है मोटा मोटा तो देखें तो यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों का मर्जर किया जा सकता है। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन ना सही बैठे तो आईडीबीआई बैंक जो एक रिलेटिवली छोटा बैंक है उसका विलय किया जा सकता है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो वापस अटकलें थी मर्जर्स की कंसोलिडेशन को लेकर जो बैंकिंग सेक्टर में बातचीत चल रही थी वापस से अब जोर पकड़ती हुई दिख रही है। अंचल, अगर बैंकों की फिलहाल ताजा स्थिति देखी जाए तो क्या लगता है कि बैंकों को इससे कितना फायदा होगा? देखिए विनोद राय ने अपने बयान में साफ कहा था कि जो बैंकों का मर्जर किया जाएगा उनको अपनी बैलेंस शीट साफ करनी होगी। और वो काफी इंपॉर्टेंट भी, अगर आप अभी मौजूदा आंकड़ों को देखें, मैं चारों बैंकों के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। एक तरफ एनआईए फ्रंट और मुनाफे के फ्रंट पे देखें तो डेफिनेटली एसबीआई लीडिंग है, लेकिन उसके बाद दूसरे पायदान में बैंक ऑफ इंडिया करीब 2700 करोड़ की एनआईए है बैंक की। लेकिन हाँ, Q1 में बैंक को घाटा हुआ था 741 करोड़ का, तो वो एक चैलेंजिंग फैक्टर होगा उसको। अगर मर्जर की तरफ बैंक ऑफ इंडिया एक प्रबल दावेदार है तो उसको अपने आप को पहले तो मुनाफे में लाना होगा। दूसरी बड़ी चिंता ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस। देखिए बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें 13.38% के ग्रॉस एनपीएस तो वहीं 7.78% के नेट एनपीएस। बेहद ज्यादा ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस है, वो साफ करने होंगे। अच्छा सीएआर है, ठीक कहा कि जो एनपीएस है पहले वो साफ करने होंगे। तो बैंकों की मर्जर की हलचल एक बार फिर से जो है तेज हो गई है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जल्दी आपको मोबाइल नंबर 11 डिजिट का हो सकता है। जी हाँ, जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दूरसंचार विभाग इसे लागू करने पर विचार कर रहा है। दरअसल दूरसंचार विभाग के पास 10 डिजिट की नंबर सीरीज तेजी से खत्म हो रही है, इसलिए मोबाइल नंबर 11 डिजिट का करने पर विचार हो रहा है। फिलहाल रिलायंस जियो तेजी से ग्राहक जोड़ रही है। कंपनी अब तक डॉट से 3 करोड़ नंबर जारी करवा चुकी है। कंपनी का एक साल में 10 करोड़ ग्राहक जोड़ने का लक्ष्य भी है। इसके लिए बड़ी संख्या में नंबर जारी करने पड़ेंगे, लेकिन सरकार के पास इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है। फिलहाल देश में करीब 100 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं और इसके 2020 तक बढ़कर 140 करोड़ होने की उम्मीद है। और हसीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हसीम, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि मोबाइल नंबर जो है 11 डिजिट के करने पर विचार हो रहा है? देखिए 2009 में सरकार ने एक देखा था कि नंबर सीरीज उनके पास जल्दी से खत्म हो रही है और उनको कहना था कि ये नंबर सीरीज को उनको बढ़ा करके 11 डिजिट का करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त टेलीकॉम एक्ट टीआरए ने एक सजेशन दिया, उन्होंने कहा कि जो इनएक्टिव नंबर है उनको हटाया जाए और उनकी संख्या जो है कम की जाए, इनएक्टिव नंबर को हटाया जाए। तो उस वक्त इनएक्टिव नंबर जो है वो सारे हटा लिए गए थे और नई नंबर सीरीज जो है वो भी ओपन की गई थी। लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि नंबर सीरीज जो है सरकार के पास बहुत तेजी से खत्म हो रही है। रिलायंस जियो की बात करूं तो अगर 3 करोड़ नंबर अभी जारी करवा चुका है, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर कंपनी का 10 करोड़ नंबर जो है वो कंपनी जारी करवाएगी। तो सरकार के पास नंबर सीरीज जो है
वो बहुत तेजी से खत्म हो रही है। तो सरकार इसके ऊपर विचार करे कि किस तरह से सब नंबर्स को सबको इनकॉर्पोरेट जो है वो किया जाए। तो पहला अल्टरनेटिव सरकार के पास ये है कि 11 डिजिट का जो है मोबाइल नंबर जो है वो कर दिया जाए। तो सरकार इसके ऊपर भी फिलहाल विचार कर रही है, क्योंकि सरकार के पास नंबर सीरीज जो है वो काफी तेजी से खत्म हो रही है। अजीम, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास नंबर सीरीज जो है वो 11 डिजिट करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है? देखिए 2009 में ये प्रोसेस पूरी तरह से इसके ऊपर डेलिब्रेशन जो है वो सरकार ने किया था, और उस वक्त ये पाया था कि लैंडलाइन नंबर्स को डिस्प्लेस करना अभी फिलहाल संभव नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने मोबाइल नंबर को 11 डिजिट करने का प्रस्ताव जो है वो दिया था, लेकिन उसका एक इमीडिएट सॉल्यूशन जो है वो ढूंढा गया था। ये कहा गया था कि नंबर जो है वो इनएक्टिव नंबर्स को जो हटाया जाएगा, तो इनएक्टिव नंबर जो है वो सारे हटा दिए थे। लेकिन उसके बाद से डुअल हैंडसेट जो है लोगों के पास आने शुरू हो गए, डुअल सिम हैंडसेट। तो लोगों ने 2-2 नंबर जो है वो रखने शुरू कर दिया। डाटा के लिए आप किसी और का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉलिंग के लिए आप किसी और का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो करीबन 8 से 10 करोड़ लोग जो है डुअल सिम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं हैंडसेट। आने वाले दिनों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो आएंगी, यानी कि आपके फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर सबके अंदर सिम कार्ड जो है वो लगेगा, और उनको सिम कार्ड के जरिए उनको जो है मॉनिटर किया जाएगा। तो उसको देखते हुए सरकार के पास एक प्लान है कि इसको किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इसको आगे लेकर के आया जाए। खासतौर पर कि ये भी है कि अगर 11 डिजिट का नंबर नहीं करते हैं और आप लैंडलाइन नंबर्स को सीरीज को जो है मोबाइल में अलॉट कर लेते हैं, तो लैंडलाइन के एक्सपेंशन में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो बिल्कुल अब जल्द ही 11 डिजिट का हो सकता है आपका मोबाइल नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगर आप नवरात्रों में ऑनलाइन सेल का फायदा नहीं उठा पाए हैं तो आपको निराश होने की अब जरूरत नहीं है। आपके पास एक और मौका है। आज से स्नैपडील की फेस्टिव सेल का सेकेंड एडिशन स्टार्ट हो गया है। ये सेल 14 अक्टूबर यानी शुक्रवार तक चलेगी। इस सेल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम प्रोडक्ट्स पर अच्छी खासी डील्स मिलेंगे, और इसके अलावा SBI कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड यूजर्स के लिए iPhone 7 और 7 Plus पर 10,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर भी है। पेटीएम की भी महा बचत सेल आज से शुरू हो गई है। ये भी 14 अक्टूबर तक ही जारी रहेगी। वहीं अमेजॉन एक बार फिर से 17 से 20 अक्टूबर तक फेस्टिव सेल लेकर आ रहा है। और हमारे साथ जुड़ रही है दीपाली, आपसे जानना चाहेंगे कि फेस्टिव सीजन की सेल एक बार फिर से आ गई है। क्या खास ऑफर्स है और किन प्रोडक्ट्स पर सबसे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है? फेस्टिवल सीजन में सबसे पहले बात होती है शॉपिंग की, और इस बार भी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पर एक्साइटिंग ऑफर्स हैं। अब नवरात्रों के बाद, दशहरा के बाद सेकंड एडिशन ऑनलाइन सेल शुरू हुई है, और ये सेल शुरू की है स्नैपडील और पेटीएम ने। स्नैपडील ने आज एक नई सेल का आगाज किया है जो कि 14 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, होम फर्निशिंग से जुड़े हुए सामान हो, मोबाइल फोन्स हो, क्लोथिंग हो, यानी ढेर सारे ऑफर्स, ढेर सारे प्रोडक्ट्स पर दिए जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्नैपडील की। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर तो ये है कि अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आपके लिए स्नैपडील पर खरीदारी करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करें प्रोडक्ट्स की, तो 1:1 का ऑफर है, यानी बाय 1 गेट 1 का ऑफर है फर्निशिंग, किचन वेयर, फर्नीचर पर। इसके अलावा ट्रेंडिंग स्टाइल्स है, यानी मेन, विमेन या फिर किड क्लोथिंग की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 70% तक के एक्साइटिंग डिस्काउंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, वो भी अच्छी ब्रांड्स पर। अगर आप सैमसंग का गैलेक्सी J2 Pro भी खरीदते हैं तो वो भी अच्छे प्राइस पर दिया जा रहा है स्नैपडील की ओर से। 9490 का प्राइस है सैमसंग गैलेक्सी J2 Pro का, जो कि आमतौर पर अगर आप ऑफलाइन स्टोर से खरीदते हैं तो 13-14 हजार के आसपास मिलता है। इसके अलावा पेटीएम पर भी काफी एक्साइटिंग ऑफर्स हैं। महाबाजार के नाम पर 12 से 14 अक्टूबर के बीच ये सेल शुरू हुई है। 70% तक का कैशबैक मिल रहा है आपको क्लोथिंग कलेक्शन पर। इसमें चाहे आप किड्स के कपड़े खरीदे, मेन विमेन कलेक्शन खरीदे। मैजिक रिचार्ज ऑफर भी है, फ्लैट 100 रुपीज का कैशबैक है अगर आप 100 रुपीज का मोबाइल रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट करते हैं। लूट इसका एक प्रोमो कोड इंटरेस्टिंग है। होम एंड किचन रेडी टू गिफ्ट आइडियाज भी है 40 से 50% तक के कैशबैक ऑफर पर। तो यानी ओवरऑल क्रक्स ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदिए, आप स्कूटी खरीदिए, आप मोबाइल फोन खरीदिए, अपने बच्चों के या फिर अपने हस्बैंड के आप क्लॉथ खरीदिए, होम फर्निशिंग से जुड़ा हुआ या फिर होम डेकोरेशन से जुड़ा हुआ भी प्रोडक्ट खरीदिए कैशबैक के तौर पर या फिर ऑफर्स के तौर पर, डिस्काउंट के तौर पर। ढेरों एक्साइटिंग ऑफर्स यहाँ पर स्नैपडील और पेटीएम के। बिल्कुल, तो अगर आप नवरात्र में मौका जो है चूक चुके हैं तो एक बार फिर से आपके लिए ढेरों डिस्काउंट्स लेकर कंपनी एक बार फिर से आ चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गैलेक्सी नोट 7 से विवादों में घिरी सैमसंग ने फोन का प्रोडक्शन बंद करने का औपचारिक ऐलान कर दिया। इसके लिए सैमसंग ग्राहकों को फोन वापस करने के लिए खास तरह के डिब्बे भी
भेज रही है, जिसमें ग्राहक अपने फोन को सुरक्षित वापस भेज पाएंगे। ये डब्बे थर्मली इंसुलेटेड है, जिससे फोन फटने के हादसे को टाला जा सकता है। आपको बता दें कि सैमसंग ने सितंबर में गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में ब्लास्ट की घटनाओं के बाद इसे रिकॉल करने का फैसला किया था। और वहीं जर्मनी की कार बनाने वाली कंपनी फॉक्सवैगन हर साल 2500 कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अगले 10 सालों तक लगातार 2500 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे लेकर फॉक्सवैगन मैनेजमेंट और कर्मचारी यूनियन के बीच में बातचीत हो गई है। हालांकि छंटनी में कर्मचारियों को वक्त से पहले रिटायरमेंट यानी कि वीआरएस देने की भी योजना शामिल है। डीजल एमिशन स्कैंडल के बाद लगातार कंपनी पर दबाव रहा है, जिससे कंपनी के ब्रांड को भी गहरा धक्का लगा है। अब कंपनी फ्यूचर स्ट्रेटेजी और कॉस्ट कटिंग के तहत बड़े पैमाने पर छंटनी करने की योजना बना रही है। और वहीं घर खरीदारों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। 2010 में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने नोएडा एक्सटेंशन में अर्थ टाउन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, लेकिन 6 साल बाद भी फ्लैट्स का पोजीशन नहीं दिया गया है। बिल्डर का ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर करीब 42 करोड़ रुपए का बकाया है और पेमेंट जमा नहीं होने पर अथॉरिटी लीज डीड कैंसिल करने की योजना बना सकती है। नोएडा एक्सटेंशन में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट और टाउन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते ये वो घर खरीदार हैं जो बिल्डर को अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई दे चुके हैं और पोजेशन के लिए बिल्डर्स से गुहार लगा रहे हैं। 6 साल बीत जाने के बाद भी बिल्डर ने अभी तक इन्हें पोजेशन नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ इन होम बायर्स को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की मार भी झेलनी पड़ रही है। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का करीब 42 करोड़ रुपया बकाया है। बकाया पेमेंट जमा नहीं करने पर प्रोजेक्ट की लीज डीड रद्द होने की आशंका है। 2010 में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने अर्थ टॉनी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत 2010 में की गई थी और अभी तक सिर्फ कुछ ही टावर खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी खबर मिल रही है कि कुछ टावर्स में अभी तक सिर्फ गड्ढे ही खोदे गए हैं और बायर से लगभग 80 से 90% की पेमेंट ले रखी है। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने 2010 में नोएडा एक्सटेंशन में पहले प्रोजेक्ट अर्थ टाउन की शुरुआत की थी। बिल्डर ने ग्राहकों को 2013 में फ्लैट का पोजेशन देने का वादा किया था। 6 साल बीत जाने के बाद भी ग्राहकों को पोजेशन नहीं मिल पाया है। इस प्रोजेक्ट में कुल 29 टावर बने हैं, जिनमें 2500 फ्लैट्स डिलीवर होने हैं। बिल्डर ने पिछले 1 साल से कंस्ट्रक्शन का काम रोका हुआ है। ग्राहकों का आरोप है कि बिल्डर ने उनकी सहमति के बिना FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो भी बढ़ा दिया। हमने 2010 में इन्वेस्टमेंट किया है और अभी तक मेरे जो अलॉटमेंट हुई है फ्लैट, वहाँ पे गड्ढे की पोजीशन में है। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ भैया, कैसे, कब देंगे। तो कभी बोल रहा है कि 2019 और कभी बोलता है कि कोई डेट इसका लेट भी हो सकता है। ना तो सरकार सुन रही है ना बिल्डर सुन रहा है, वो तो जवाब ही नहीं देता। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कैंसिल करने के ऊपर है। तो मुझे ये बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा इतना पैसा इन्वेस्टेड है, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, EMI हमारी जा रही है। होम बायर्स को चिंता सता रही है कि अगर बिल्डर ने पैसा जमा नहीं किया और डीड कैंसिल हो गई तो उनका पैसा डूब जाएगा। गौरव खोसला, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए वीडियो। टाटा मोटर्स हर वीक दिवाली ऑफर। टाटा कार खरीदिए, जीतिए हर हफ्ते 10 लाख रुपए और अन्य आकर्षक इनाम। कंडीशन अप्लाई।
देश का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज क्विज कॉन्टेस्ट जल्द आ रहा है आपके शहर जयपुर। इस दिवाली अपने घर को दीजिए नेरोलैक की रौनक और मनाइए हर दिन दिवाली कई आकर्षक इनामों के साथ। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक, नेरोलैक। Do you know thyroid is the powerhouse of body? Think thyroid, think Thyrocare. समय के साथ बदल रहे हैं बिजनेस करने के मायने। एसएमई क्षेत्र की आपकी अपनी आवाज इमर्जिंग बिजनेस फोरम 5 साल तक देश के प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर्स का जायजा लेने के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं नए जोश और नए तेवर के साथ। इंडिया मार्ट प्रेजेंट्स इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6 14 अक्टूबर जयपुर राउंड। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर इंडिया मार्ट, को पावर्ड बाय रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, एसोसिएट स्पॉन्सर थायरोकेयर, नॉलेज पार्टनर NSIC। 8.25% ब्याज फिक्स डिपॉजिट पर। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। मेरा पेट अरे इनके घर को डर कैसा? पेश है नेरोलैक एक्सेल माइका मार्बल जो घर को बनाए टफ और उसकी शान बनाए रखे सालों साल। नेरोलैक, नेरोलैक। नहीं, हाँ, फिर आ गया वही हानिकारक डिटर्जेंट। मेरा तो रंग ही उड़ गया। मेरे से रेशे भी निकल गए। मैं कदम भी नहीं रखूंगा। बस अब डरने की कोई बात नहीं। अब मैं ले आई हूँ पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर और टिकिया जिसमें है नीम और नींबू के प्राकृतिक गुण जो करे बैक्टीरिया का सफाया और दे हाथों को सुरक्षा। तो अब मिलेगी सफेदी, तुम्हारा रंग निखरेगा और दाम भी कम लगेगा। कपड़े हर दिन न्यू पिंच। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। अनुमान के मुताबिक इंडस बैंक के नतीजे जो हैं वो रहे हैं इंडस बैंक का मुनाफा 560 करोड़ से बढ़कर 407 करोड़ रुपए हो गया। वहीं एनपीए जो है 0.38% से घटकर 0.37% हो गया है। अगर प्रोविजनिंग की बात की जाए तो 158 करोड़ से बढ़कर 214 करोड़ हो गया है। तो अनुमान के मुताबिक रहे हैं इंडस बैंक के नतीजे। और वहीं जो है इंडस बैंक के अगर मुनाफे की बात की जाए तो 560 करोड़ रुपए से बढ़कर 704 करोड़ पर पहुंच गया है। और वहीं अगर एनपीए की बात की जाए तो 0.38% से घटकर 0.37% हो गया है। और प्रोविजनिंग 158 करोड़ से बढ़कर 214 करोड़ हो गई है। तो अनुमान के मुताबिक रहे हैं इंडस बैंक के नतीजे। और आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के पंपोर में 3 दिनों से सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में अब तक सेना के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एक आतंकी मंगलवार शाम को मारा गया। बाकी बचे आतंकियों को मारने के लिए सुरक्षा बल फाइन असॉल्ट की तैयारी में है। इस बिल्डिंग से धुआं लगातार उठ रहा है। फिलहाल सेना ने इमारत में छिपे 2 आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया हुआ है। इस इमारत में छिपकर बैठे आतंकियों को बाहर निकालने या फिर मार गिराने की कोशिश में सुरक्षा बलों ने अब तक 50 से ज्यादा रॉकेट, मशीन गनों तथा अन्य विस्फोटकों का इस्तेमाल किया है। सोमवार को शुरुआती गोलीबारी में सेना का एक जवान जख्मी भी हो गया था। तभी से सेना ने 9 पैरा यूनिट की स्पेशल फोर्स को भी ऑपरेशन के लिए तैनात कर रखा है। रेडियाई बिल्डिंग में चल रहे इस एनकाउंटर का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन ने। ईडीआई बिल्डिंग में अभी भी मुठभेड़ जारी है और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 2 मिलिटेंट्स को मारने में सफलता मिली है। हालांकि इस खबर की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि शव बरामद नहीं हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो सेना ने बताया था हमें कि
3 मिलिटेंट्स हो सकते हैं। इसके मुताबिक से 1 मिलिटेंट अभी भी वहाँ मौजूद है। लगातार इस बिल्डिंग को बाहरी तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं, ग्रेनेड्स दागे जा रहे हैं। अब तक 200 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए गए हैं जब से एनकाउंटर शुरू हुआ। साथ में 1600 से ज़्यादा ग्रेनेड्स फेंके गए हैं। लगातार इस बिल्डिंग को बाहरी तौर से निशाना बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए, लेकिन ये बिल्डिंग इतनी सख्त है कि मिलिटेंट्स को इसकी सेंट्रल फॉर्म में बताया जा रहा है कि एक अच्छा कंक्रीट बंकर मिला होगा और उसकी वजह से इतना रेजिस्टेंस हो रहा है। लेकिन मिलिटेंट्स ने कल शाम को कुछ फायर्स किए थे और उसके बाद आज जो खबर आ रही है कि एक फायर उन्होंने किया था, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करें तो मुठभेड़ जारी है, फायरिंग हो रही है और कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट्स जो बचे हुए हैं सेना के मुताबिक उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, पांपोर। उधर रक्षा मंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय सेना और पीएम मोदी के फैसले को दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं उनको यह जानना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने किया है, किसी राजनीतिक दल ने नहीं। मुंबई में मटीरियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से देश की भावना शांत हुई है। And I don't mind sharing credits, including the surgical strikes, with every countryman of this great country, because it is done by our armed forces and not by any political party. So all Indians, including those doubting Thomases, also including, can share the credit. One for myself, I will only share the credit. At the most, the major share goes to Prime Minister. But the issue I will at least claim the credit is decision-making ability and planning. So I think that should settle the nerves of many people. I understand quite well because I am a politician, though not a politician by profession. I understand the people's sentiment are satisfied. रक्षा मंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय सेना और पीएम मोदी के फैसले को दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस।